तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज कहानी के आखिर में जो सैटरडे जैसा मैंने कहा था कि आपसे एक सवाल पूछा था और उसके सैकड़ों जवाब मिले हैं। मैंने कोशिश की, बहुत सारे नाम भी नोट करके ले आया हूँ जिन जिन लोगों ने जवाब दिए। कुछ के छूट जाएँ तो माफ़ी चाहता हूँ। और सही जवाब क्या है और आप में से कितने लोगों ने सही जवाब दिया है वो भी बताऊँगा। पढ़ के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई मुझे बहुत सारे जवाब, इसलिए कि कई लोगों ने एकदम सीधे गूगल से उठा के कॉपी पेस्ट किया। अब एक जवाब मान लीजिए अगर इंग्लैंड से कोई दे रहा है, एक यूएस से दे रहा है, एक कोलकाता से दे रहा है, एक इटली से भी आया, जवाब एकदम सेम, टेक्स्ट भी सेम। फिर पता चला क्राइम तक फैमिली मेम्बर होशियार बहुत है, तो बहुत सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट भी किया, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, बहुत सारे लोगों ने फ़नी जवाब दिए, बहुत सारे वकीलों ने भी जवाब भेजे। इस बात की भी मुझे खुशी है। और मेरा ये है कि ज़्यादातर लोगों ने सही जवाब दिए, लेकिन वो जवाब सवाल क्या था, वो मतलब उसका सही जवाब क्या, आखिर में आपको बताऊंगा कहानी के। और कहानी शुरू करूं उससे पहले एक अपडेट। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम आज तीसरी उम्र कैद की सज़ा सुनाई पंचकुला की एक स्पेशल सीबीआई की कोर्ट ने। और ये मामला था एक मैनेजर रंजीत सिंह 2002 का। 2002 में रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वो केस चल रहा था। तो करीब 19 साल के बाद आज फैसला आया। हालांकि 8 अक्टूबर को ही गिल्टी करार दिया था अदालत ने, लेकिन जजमेंट आज सुनाया है। मतलब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की सज़ा कितनी होगी। तो सीबीआई ने तो फांसी की सज़ा मांगी थी, लेकिन डिफेंस ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। तो आखिर में अदालत ने अपना फैसला सुनाया और राम रहीम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इससे पहले एक रेप केस में ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा, जिसमें 20 साल मेंशन किया गया था। एक जर्नलिस्ट छत्रपति, कुछ नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, उस केस में भी उम्र कैद की सज़ा। तो अगर कायदे से देखें तो 3 उम्र कैद की सज़ा गुरमीत राम रहीम को मिल चुकी है। मतलब कायदे से इस फैसले के हिसाब से उनकी पूरी उम्र जो है वो कैद में ही गुजरेगी। ऊपरी अदालत का फैसला क्या होगा ये अभी नहीं मालूम। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मुंबई में 30 सितंबर की बात है, ये पिछले महीने की। सेक्टर 7 एंटॉप हिल, अच्छा खासा इलाका है ये। इसी एंटॉप हिल के एक रिहायशी इलाके के दीवार के बराबर में पॉलिथीन के कुछ बैग पड़े हुए थे। कई लोगों ने उसे देखा, गुजर गए। और इत्तेफाक से 30 सितंबर की रात मुंबई में बारिश हुई थी। बैग वहीं पड़ा हुआ था काफ़ी देर तक। धीरे धीरे बारिश की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से, हवा और बाकी, जो पॉलीथीन के बैग थे उसका कुछ सिरा खुल गया, कुछ जला हुआ था। वहाँ पे सैनिटाइज़र की बोतल भी रखे हुए थे, जो हम लोग आजकल कोरोना में आम हो गया यूज़ करने के लिए। अब आप घर में जाते हैं तो पहले पानी और चाय पूछा जाता था, अब आप पहले जाएंगे तो आपको सैनिटाइज़र दिया जाता है हाथ को सैनिटाइज़ करने के लिए। इस सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी अब लोग क्राइम के लिए करने लगे। तो खैर, कुछ लोगों की नज़र पड़ी उस प्लास्टिक के बैग पर। उन्होंने देखा कि उस बैग के अंदर से कुछ इंसानी जिस्म का हिस्सा बाहर नज़र आ रहा है, उस बैग में से झांक रहा है। जैसे ये देखा, लोग बदहवास हो गए। किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया। बैग की तलाशी ली गई। प्लास्टिक के कई बैग थे वहाँ पे, छोटे छोटे। खोला गया तो उसमें एक इंसानी लाश मिलती है, लेकिन अंग भंग, कटी हुई, हाथ अलग, पैर अलग। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस लाश का सर गायब था, यानी चेहरा था ही नहीं। और लाश के पास ही सैनिटाइज़र थी। लाश और पॉलीथीन को देख के लग रहा था कि जो भी कातिल है उसने उस बैग में लाश के टुकड़े रखकर उसको जलाने की कोशिश की थी। कुछ जल भी गया, लेकिन शायद उसके बाद बारिश हुई और उसकी वजह से आग बुझ गई और लाश अधजली रह गई। तो बिना चेहरे के लाश को पहचानना था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह पे ये लाश मिली, सायन डिवीज़न जो मुंबई में है उसके एसीपी का दफ्तर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और उस दफ्तर से इस मौका वारदात की, यानी कि जहाँ पे भी ये लाश पड़ी हुई थी पॉलीथिन में, कुछ कदम की दूरी पर यह जगह थी। अब एक एसीपी का दफ्तर, एक पुलिस वाले का दफ्तर, और उससे कुछ कदम की दूरी पर कोई कातिल यूं बैग में लाश फेंक जाए, इसका मतलब है
कि शायद या तो वो पुलिस से डरता नहीं है, या पुलिस को चुनौती देना चाहता है, या फिर वो पुलिस के कामकाज से बखूबी वाकिफ़ है, या फिर वो खुद पुलिस के अंदर में है और पुलिस को बहुत गहराई से जानता है। लेकिन ये बात खुद पुलिस के लिए परेशान करने वाली थी कि कोई कातिल आमतौर पर कत्ल करने के बाद लाश को इधर उधर कहीं ठिकाने लगाता है, लोगों से बचता है, पुलिस से बचता है। यहाँ कत्ल करने के बाद कातिल को कोई और जगह नहीं मिली, बल्कि वो एसीपी के दफ्तर के बाहर ही लाश को फेंक कर जा रहा है, और उसे इस बात का डर भी नहीं है कि पुलिस वाले देख लेंगे, आसपास ही हैं। पुलिस को लगा कि ये कोई क्रिमिनल जो भी है ये एक तरह से चैलेंज कर रहा है हमें। खैर, पुलिस को जांच आगे बढ़ानी थी, चेहरा था नहीं। सबसे पहले ज़रूरी था कि लाश की शिनाख्त हो सके कि मरने वाला कौन है, ताकि उसके आगे फिर कार्रवाई शुरू हो। लेकिन आसपास के थानों में पता किया गया कोई मिसिंग या गुमशुदगी की रिपोर्ट है नहीं। आमतौर पर जब भी कोई इस तरह की लाश मिलती है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, तो पुलिस के काम करने का तरीका यही है, इन्वेस्टिगेशन का भी बेसिक, कि आप पता करो कि कोई ऐसी मिसिंग या गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ताकि है तो उससे इसको मैच करा सकें, और फिर मैच कर जाए तो आधा काम हो गया, क्योंकि मरने वाले की तो शिनाख्त हो गई, अब मारने वाले को पकड़ा जाए। तो यही काम पुलिस ने किया, लेकिन मुंबई में ज़्यादातर जगह पे कोई मिसिंग रिपोर्ट इस तरह की थी नहीं। पुलिस को अब लाश को ले जाना था पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने पूरी लाश का बारीकी से मुआयना किया तो देखा कि लाश के एक हाथ पर एक टैटू है, और उस टैटू पर दादा गुदा हुआ है, DADA, दा और दा, दादा। अब बस यही एक शिनाख्त थी कि एक दादा नाम का टैटू है। अब दादा के नाम से पता करना बड़ा मुश्किल काम है, सिर्फ दादा के नाम पे टैटू से क्या पता किया जाए। पुलिस ने दूसरा काम किया जो आजकल बड़ा नॉर्मल है, CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। अब यहाँ एक और पोल खुली, पता चला कि ACP के दफ्तर के ठीक कुछ कदम की दूरी पर जहाँ यह लाश मिली, वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है, या किसी और CCTV कैमरे का एंगल और जो डायरेक्शन है उस तरफ है ही नहीं। तीसरी दिक्कत यह आई कि जहाँ पे लाश थी वहाँ पे एक दीवार, और उस जगह पे आमतौर पे अंधेरा ही रहता था, रोशनी कम, तो ये भी एक मुश्किल थी। तब CCTV फुटेज से भी कोई जानकारी नहीं मिली, अंधेरा होने की वजह से भी नहीं कोई ख़ास कामयाबी मिली। पुलिस ने कहा कि चलो इस जगह पे तो नहीं, इसके पहले के आसपास चारों तरफ के कुछ CCTV फुटेज को खंगालते हैं, शायद कोई जानकारी मिले। अब पुलिस ने इस पूरे इलाके के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया, ख़ास तौर पर रात के वक्त का, क्योंकि पुलिस को भी ये मालूम था कि दिन में कोई इतना बड़ा जोखिम नहीं लगा लाश को फेंकने का, तो ये रात का ही काम है। अब पुलिस ने रात के वक्त के तमाम CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया, और इस कोशिश में पुलिस को एक जगह पे कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ शक भी हुआ। एक सिल्वर कलर का एक वैगनार कार, सिल्वर कलर की, इसको पुलिस ने देखा 30 सितंबर की रात को। ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो उसी तरफ जा रही थी जहाँ से ये लाश बरामद हुई है। और ख़ास बात ये थी कि ये गई और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वापस भी आ गई। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है, क्योंकि बाकी जितनी कार को उन्होंने डिटेल में रिसर्च किया, कार आई गई, उस वक्त और भी कारें आई गई, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन जहाँ पे स्पॉट था मौका वारदात, वहाँ पे ये वैगनार कार ही जाती हुई दिखाई दे रही है, और उसके बाद फिर वापसी में भी यही दिखाई दे रही है। अब पुलिस ने इस कार के ज़रिए कातिल तक पहुंचने की कोशिश की कि चलो हो सकता है इसी के ज़रिए कुछ कामयाबी मिले। CCTV फुटेज के ज़रिए उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को खंगाला गया, ठीक ठाक कैद हुआ था कैमरे में। रजिस्ट्रेशन नंबर को जूम करके देखा गया, रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ दिख गया। अब जब इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के ज़रिए इस कार के मालिक के बारे में पता चला तो खुद पुलिस हैरान रह गई। ये कार, ये सिल्वर कलर की वैगनार कार किसी और के नाम पे नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल, एक सिपाही शिव शंकर गायकवाड़ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दूसरी, ये कांस्टेबल शिव शंकर गायकवाड़ जहाँ पे लाश मिली उससे कुछ कदम की दूरी पे जो ACP का दफ्तर है साइन डिवीज़न में, उस ACP का ड्राइवर। अब ये बात अजीब थी। अच्छा, ये भी था कि हो सकता है कि वो ACP के दफ्तर आया और निकला हो, लेकिन फिर ये हुआ कि ACP साहब तो थे नहीं, छुट्टी थी, तो ये फिर क्या कर रहा था और क्यों आया?
अब इस बात ने इस कांस्टेबल के ऊपर शक की सुई घुमा दी। पुलिस ने कहा कि अब यही एक लौता मिल रहा है, लेकिन अब कोई सबूत है नहीं, सिर्फ गाड़ी का आना और गाड़ी से जाना, ये कोई बड़ा प्रूफ नहीं था। अब इसमें वो भी अपने ही डिपार्टमेंट के किसी शख्स पर हाथ डालना तो वो मुश्किल में हो सकता था। तो पुलिस ने, आला अफसरों ने कुछ इस बात को गुप्त रखा। उन्होंने कहा कि पहले और जांच करो, कुछ सबूत जुटाओ, तब पूछेंगे। और इस बारे में कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ को भनक तक लगने नहीं दी कि वो शक के दायरे में है, क्योंकि उसकी गाड़ी मौका या वारदात से आती और जाती दिखाई दी है। पहला काम अब पुलिस ने यह किया कि अपने ही डिपार्टमेंट के इस कांस्टेबल एसीपी के ड्राइवर गायकवाड़ के मोबाइल को खंगालने का फैसला लिया गया, उसके कॉल डिटेल, उसकी बाकी सारी चीज़ें, और ये देखने की कोशिश की गई कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ था, किस किस से बात हो रही थी। तो अब पुलिस ने जब उसके मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो ये बड़ा आसान काम होता है आजकल। किसी के मोबाइल, आपको तो पता है, 2-2 साल पुराने व्हाट्सएप चैट भी निकाल लेती है, कॉल डिटेल की तो कोई बात ही क्या। तो उस पूरे उसमें बाकी तो कोई चीज़ ऐसी पहली नज़र में सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ आई, उस कांस्टेबल के मोबाइल में एक नाम दर्ज था, एक नंबर, और वो था दर्ज दादा के ही नाम पर, और जिस शख्स की मौत हुई थी उस शख्स का नाम भी दादा था। अब सवाल ये था कि क्या ये वही दादा है जिसका मोबाइल नंबर कांस्टेबल के मोबाइल में फीड है, या फिर कोई और दादा है? क्योंकि आमतौर पर दादा हमारे यहाँ बड़ा कॉमन शब्द भी है, बड़े भाई के लिए भी कहते हैं, फादर के फादर को भी दादा कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दादा लोग बुलाते हैं। तो जो उसके मोबाइल में नंबर था वो पूरा नाम था दादा जगदाले। अब पुलिस ने कहा कि ये इसी को ट्राई करते हैं, दादा जगदाले से बात करते हैं तो सच्चाई सामने आएगी। अब पुलिस ने उस नंबर पे दादा जगदाले को फ़ोन किया, फ़ोन किसी और ने उठाया, और ये फ़ोन नंबर था सूरत का। अब पुलिस ने उस नंबर के ज़रिए जिसने फ़ोन उठाया उससे पूछा कि दादा जगदाले से बात कराइए। सामने वाले ने कहा कि वो पिछले 2-3 दिनों से घर नहीं आए, मुंबई गए थे, उसके बाद से लौटे नहीं हैं। अब यहाँ पुलिस को पहला एक यकीन सा होने लगा कि जो लाश मिली है वो इसी दादा जगदाले की है, क्योंकि उसके हाथ में टैटू, और ये नंबर जिसके ऊपर शक है कांस्टेबल के मोबाइल से, और तीसरा कि वो शख्स 2-3 दिन से घर लौटा ही नहीं है, जबकि उसको मुंबई से 1 दिन के अंदर लौटाना चाहिए था। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस को लगा कि अब ये मौका है कि शिवशंकर गायकवाड़ को उठाया जाए और पूछा जाए, और अब उसके सामने सारी सच्चाई रख दी जाए। इसी के बाद पुलिस ने शिवशंकर को उठाने का फैसला किया। इस दौरान में जो बाकी टीम लगी हुई थी उसने जो कॉल डिटेल पे बात कर रही थी, और जब ये दादा जगदाले वाली सच्चाई सामने आ गई तो फिर पुलिस को एक और चीज़ पता चली मोबाइल के कॉल डिटेल से। 29 सितंबर को दादा जगदाले मुंबई पहुंचा था, और 29 तारीख को उसकी और कांस्टेबल की बातचीत हुई। कांस्टेबल की वाइफ जो है मोनाली गायकवाड़, उससे भी बात हुई। इसके अलावा जो लोकेशन दिखाया, अब चूंकि दादा जगदाले के भी कॉल डिटेल को पुलिस ने खंगालना शुरू किया, तो दादा जगदाले का लोकेशन 29 तारीख की शाम तक वर्ली पुलिस क्वार्टर दिखा रहा था, और वर्ली पुलिस क्वार्टर में ही कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ का घर था, सरकारी पुलिस क्वार्टर था, वो वहीं रहता था। अब जब ये सारी चीज़ें मैच कर गई कि 29 तारीख को साथ कॉल डिटेल एक साथ, लोकेशन घर का दिखा रहा है, वर्ली में ये रहता है पुलिस क्वार्टर में, तब फिर पुलिस ने बिना और कुछ सोचे सीधे सीधे कांस्टेबल को उठाया और अब पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद पूछताछ होती है। पूछताछ के थोड़ी देर के बाद पहले तो वो मना करता रहता है, लेकिन जब ये सारे सबूत, मौका वारदात पे उसकी गाड़ियों का आना जाना, मोबाइल में दादा जगदाले का नंबर, 29 तारीख को उसके साथ सेम लोकेशन, दोनों की लगातार बातचीत, और 29 के बाद से दादा का गायब हो जाना, इन चीज़ों को देखते हुए अब कांस्टेबल को लग गया कि उसका पोल खुल चुका है, इसलिए अब झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं। और इसके बाद उसने सच बोलना शुरू किया। जैसे उसने सच बोला, पुलिस ने ऑफिशियली फिर कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ और उसकी पत्नी मोनाली गायकवाड़
दोनों को गिरफ्तार कर लिया दादा जगदाले के कत्ल के इल्ज़ाम में। अब ये कत्ल का केस सुलझ गया, कातिल पकड़े गए, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि आखिर एक कांस्टेबल ने यह कत्ल क्यों किया? दादा जगदाले कौन था? कत्ल करने के बाद लाश को लाकर एसीपी के दफ्तर के सामने ही क्यों फेंका? और इस कत्ल से उसकी पत्नी का क्या रिश्ता? तो फिर जो पूरी कहानी सामने आई वो ये थी कि कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ की शादी मोनाली गायकवाड़ से हुई थी। मोनाली सूरत की रहने वाली थी। सूरत का ही रहने वाला दादा जगदाले था, जो एक बिजनेसमैन था, छोटा मोटा कारोबार करता था। दादा जगदाले और मोनाली ये दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे, साथ पले बढ़े। इसके बाद मोनाली की शादी शिवशंकर से हो गई। शादी के बाद वो मुंबई आ गई, लेकिन दोनों फ़ोन पे अक्सर बातचीत करते थे, बचपन की दोस्ती थी। और ये बात शिवशंकर गायकवाड़ को भी मालूम थी। कई बार मोनाली उससे घंटों बात करती, इसको लेकर शिवशंकर नाराज़ भी होता, फिर लगता कि बचपन के दोस्त हैं। लेकिन उसने बताया कि एक बार उसने अपनी पत्नी के मोबाइल को देखा और उसके व्हाट्सएप चैट को देखा। उस चैट को देखने के बाद और पढ़ने के बाद ये उसे यकीन हो गया कि दादा जगदाले और मोनाली का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं है, बल्कि इससे आगे का है। और इसी चीज़ ने उसे गुस्सा दिलाया। इस बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ, उसकी पत्नी गुस्से में मायके चली गई वापस सूरत। फिर काफ़ी दिन के बाद समझा बुझा कर वो वापस लाया, ये कहकर और ये भरोसे पे कि अब वो दादा जगदाले के संपर्क में नहीं रहेगी। अच्छा, तब तक इन दोनों की अब शादी को भी ज़माना हो गया था, करीब 17-18 साल। दोनों की 2 बेटियां हैं, एक 13 साल, एक 15 साल के करीब। लेकिन बाद में फिर मोनाली की बात दादा जगदाले से होने लगी और इस चीज़ का एहसास अब कांस्टेबल को हो चुका था। वो अपनी बीवी की जासूसी करता था और फिर उसने तय किया कि इस रिश्ते को ख़त्म करने का एक ही उपाय है और वो है दादा जगदाले का कत्ल। इसी के बाद पूरी प्लानिंग के साथ उसने 29 सितंबर को दादा को अपने घर बुलाया कि आओ। दादा जगदाले घर आया। घर आने के बाद दोनों इसी क्वार्टर में थे। फिर शाम का मौका मिला, इन्होंने दोपहर को खाना खाया, बल्कि दादा जगदाले को लेने स्टेशन तक ये खुद गया था अपनी गाड़ी में, इसी गाड़ी में, वैगनार में। घर लेकर आया, दोनों ने खाना खाया और इसके बाद शाम को मौका देखते ही शिवशंकर गायकवाड़ ने फिर उसके सामने सारी बात उगल दी कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ संबंध है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। इसके बाद, इससे पहले कि दादा जगदाले को समझ पाता, पहले से ही तैयार एक बड़े से चाकू से उसने दादा जगदाले पर हमला कर दिया। वो चीख सुनकर उसकी पत्नी मोनाली दूसरे कमरे से इस कमरे में आई। दोनों बेटियां तब बाहर गई हुई थीं। उसने खून से लथपथ दादा जगदाले को ज़मीन पर पड़ा देखा। ये देखकर मोनाली बेहोश हो गई उसी कमरे में। उसने मोनाली को उठाकर दूसरे कमरे में बेड पर रखा। फिर उसके बाद आकर ताबड़तोड़ जितने वार कर सकता था उसने किया। दादा जगदाले की मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मोनाली को होश आया, वो कमरे में आई। इसके बाद फिर उसने अपने पति का साथ दिया लाश को ठिकाने लगाने में। दोनों ने मिलकर लाश के टुकड़े किए, हाथ अलग काटे, पैर अलग काटे, सर को धड़ से अलग किया, पॉलीथीन के बैग में रखा और इसके बाद गाड़ी में रखा उन पॉलीथीन के जो उसमें अंदर लाश थी, और फिर निकल पड़े मुंबई की सड़कों पर। 29 और 30 सितंबर की रात अलग अलग जगहों पर कुछ लाश के टुकड़े फेंके, सर कहीं और फेंका, धड़ कहीं और फेंका, और इसके बाद जो बाकी चीज़ें थी, हाथ पैर और ये, वो चूँकि मालूम था इसको कि एसीपी का दफ्तर और दफ्तर के बाहर एक सन्नाटे सी जगह है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहाँ पे अंधेरा होता है, तो उसे लगा कि इससे बेस्ट जगह कोई नहीं होगी। और इसीलिए चूँकि वो खुद पुलिस महकमे में था और उसी दफ्तर में काम करता था, उसके चंद कदम की दूरी पे था, तो ले जाकर उसने बाकी के टुकड़े उसी एसीपी के ऑफिस के जाकर बाहर फेंक दिए। बाद में उसकी निशानदेही पर मान खुर्द इलाके से सर और चेहरा मकतूल का, यानी दादा जगदाले का, पुलिस ने बरामद कर लिया। और इस तरीके से एक कत्ल की पहेली सुलझ गई। कत्ल की वजह पुलिस के सामने आ गई। तो ये थी कहानी मुंबई के एक सिपाही की, जिसने
अपने पति के आशिक का कत्ल किया। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है। पुलिस का कहना है कि पता नहीं कौन से व्हाट्सएप चैट, क्योंकि वो सामने नहीं आया, लेकिन ये उसका सिर्फ शक और वहम भी हो सकता है। तो अभी फाइनल इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कहानी खत्म। लेकिन आपके सवाल जब जो पूछा था उसके बारे में बताऊं उससे पहले आज क्राइम तक फैमिली मेम्बर के बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोगों का जन्मदिन है। उनमें एक हैं रीता वशिष्ठ जी, और ये पंकज सिंह जी ने भेजा है, इनकी सिस्टर हैं ब्रिस्बेन से। तो ऋतु वशिष्ठ बल्कि रीता वशिष्ठ, हैप्पी बर्थडे, आपको हमेशा अच्छी रहे। इसके अलावा रितिका हैं, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रितिका। रोहित आर्या ने भेजा है, और ये इनकी दोस्त हैं हल्द्वानी से। अमन राठौर जी का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमन राठौर जी। इसके अलावा लक्ष्य पाल हैं, इनका भी जन्मदिन है, तो बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। सागर पाल इनके पिता हैं, उन्होंने भेजा है। इसके अलावा आज चिंतन गोस्वामी जी के बेटे का भी जन्मदिन है, तो चिंतन जी आपके बेटे को बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की, ऊपर वाला हमेशा अच्छा रखे। सोनम सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनम। और ये अशोक कुमार जी ने भेजा नवादा से, इनकी बेटियां हैं। तो आप तमाम लोगों को जन्मदिन की बधाई। अब एक सवाल पूछा था आपसे मैंने सैटरडे को, और वो ये कि एक लॉयर में और एक एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना सारा जवाब दिया। जो जवाब थे उसमें से मैंने शुरू में जैसे कहा था, उसमें कुछ अच्छे अच्छे जवाब भी थे। मैं जितने याद है मैं आपको बताता हूँ। एक ने जवाब भेजा कि जो लॉयर होते हैं वो सिर्फ सिविल केस लड़ते हैं, और जो एडवोकेट होते हैं वो क्रिमिनल केस लड़ते हैं। एक ने लिखा कि लॉयर जो है ये इंग्लिश का शब्द है, ये अंग्रेज़ों ने दिया है। एडवोकेट हम इंडियन, जो हमारे अंग्रेज़ी बनी तो हमने उनको एडवोकेट लिख दिया, हैं दोनों बराबर। एक ने लिखा कि लॉयर जो हैं वो सिर्फ निचली अदालत में मुकदमा लड़ सकते हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे जवाब आए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जो जवाब दिए उनमें से कुछ आधे सही थे, कुछ के पूरे सही थे, और कुछ तो वो थे मैंने आपको बताया कि जो सीधे सीधे गूगल से कॉपी पेस्ट भी किया गया है। कुछ ने ये भी लिखा कि प्लीज़ हमारा मतलब बेइज्जती हमारी ख़राब मत कीजिएगा, मजाक मत उड़ाइएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सवाल और जवाब में कभी मजाक और बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं है। बल्कि मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आप मुझसे पूछें उसका जवाब मुझे नहीं मालूम है। तो इसमें वो कोई शर्माने की बात नहीं है। हम लोग सब इंसान हैं, और ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की जानकारी हो। हाँ, हम लोग को थोड़ा एडवांटेज हो जाता है क्योंकि मीडिया से है, तो हमें वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि हमें सुई से लेके क्या कहते हैं अंतरिक्ष तक की जानकारी होनी चाहिए, पता नहीं कब किस पे बोलना पड़े। तो वो पढ़ते लिखते हो जाता है। जैसे कहानी सुनाता हूँ तो इतनी सारी कहानियाँ रिसर्च करता हूँ कि मेरी खुद बहुत सारी जानकारी बढ़ जाती है। तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों ने जवाब दिया उसका जवाब मैं दे दूँगा। इसके अब मैं सिर्फ नाम बताता हूँ आपको। लॉयर और एडवोकेट में बड़ा सिंपल सा फ़र्क है, वो ये है कि पढ़ाई दोनों LLB की करते हैं, लेकिन लॉयर अदालत में जज के सामने जाकर खड़े होकर जिरा बहस नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं लड़ सकता। वो सिर्फ एडवोकेट कर सकता है। और उसकी वजह ये है कि आप जब लॉयर बनते हैं तो लॉयर बनने के बाद LLB की पढ़ाई के बाद एक और होता है बार काउंसिल। बार काउंसिल आप हर एक कोर्ट में आप जाएंगे, आप देखेंगे बार काउंसिल का इलेक्शन भी होता है हर साल। खूब पोस्टर वोस्टर लगता है, जैसा लगता है जैसे छात्र संघ का चुनाव है। तो बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। जिस दिन बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं आप, उसके बाद आप एडवोकेट हो जाते हैं। मतलब अब आप कोर्ट में खड़े होकर मुकदमा लड़ सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जो बार काउंसिल के मेंबर नहीं है, लॉयर हैं, तो उनका फिर क्या यूज़, उनका क्या काम? उनका काम है वो लीगल मैटर पे लोगों को असिस्ट करना। जैसे ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा कॉर्पोरेट सेक्टर में, हमारे यहाँ भी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे यहाँ नासिर कबीर साहब हैं जो हेड है लीगल डिपार्टमेंट के इंडिया टुडे ग्रुप के, लेकिन वो खुद मुकदमा नहीं लड़ते जाकर। जैसे अभी हाल में मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मैं मेरठ गया था एक केस में, मैं विटनेस था उसके लिए।
तो अब मेरठ कोर्ट में जाना है तो वहाँ किसी लॉयर को भी तो हायर करना पड़ेगा, या मतलब एडवोकेट को। अब तो वो एडवोकेट को हायर करते हैं हमारी तरफ से हमारे बिहाफ पे पेश होने के लिए। तो जो इस तरीके के कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं या बाकी होते हैं, ये लोग असिस्ट करते हैं या फिर हेल्प करते हैं आपको लीगल एडवाइस से लेकर बाकी चीज़ें देने में। लेकिन जज के सामने खड़े होकर जो जिरह की जाती है, जो बहस होती है, जो मुकदमा लड़ा जाता है, वो एक एडवोकेट लड़ता है। उसके पीछे लॉयर हो सकता है खड़ा हुआ, लेकिन वो असिस्ट करने के लिए कि फ़लाना फाइल क्या है, वो विटनेस का क्या है, सेक्शन क्या है, वो बताने के लिए। लेकिन बार काउंसिल का एग्ज़ाम बिना पास किए हुए कोई एडवोकेट नहीं बन सकता। आपने LLB कर रखा है तो आपको अगर अदालत में पैरवी करनी है, मुकदमा लड़ना है, तो बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करना होगा। और बार काउंसिल का एग्ज़ाम पास करते ही आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोर्ट में जाकर बहस कर सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। तो बेसिक फ़र्क यही है एक वकील में और एक एडवोकेट में कि वकील मुकदमा नहीं लड़ सकता, एडवोकेट मुकदमा लड़ सकता है। और सबसे बड़ी कि बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम पास कर ले वो एडवोकेट, जो नहीं करे वो वकील। कोशिश करूँगा आज आपको, कोशिश क्या करता हूँ, चलिए। एक मजिस्ट्रेट और जज नाम सुना होगा आपने, तो एक मजिस्ट्रेट में और जज में क्या फ़र्क होता है? ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, अभी अचानक याद आया मुझे। जैसे हमने वकील और एडवोकेट की तो कर ली, अब एक मजिस्ट्रेट और जज में क्या फ़र्क होता है, तो ये भी आप बताइए, अच्छा लगेगा सुनकर कि मजिस्ट्रेट और जज, इन दोनों का क्या रोल है, दोनों की क्या पावर है और दोनों में क्या डिफरेंस है, फ़र्क है। जो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया, मैं भी आज एकदम मुट्ठी भर कर लाया हूँ सबके लोगों के नाम लिखकर। कादिर अली, राम प्रसाद, अरूप बर्मन, प्रजापाल, चिंचपाले, नईम आज़मी, मोंटी प्रिंस, आदित्य पाल, अभिषेक दुबे, संदेश, काशीर सागर, शशि शेखर, स्वर्ण बीबी के, विनीत कुमार, दीपू पटेल, करण थापा, मोहम्मद मिराज आलम, कुंदन कुमार, कमलेश मंदोतिया, मेधा सिंह, रोहित बोथरा, परीक्षित गोस्वामी, डी सिंह राठौर, ये खुद भी राठौर साहब शायद अपने वकील हैं या एडवोकेट हैं, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हैं ये भी कानून के महारथी हैं। राणा नकुल, प्रियंका कालरा, वनिष्का मल्होत्रा, मोनू तिवारी, सलाउद्दीन खान, सौरभ कौशल कुमार, इशरत अली, प्रिंस दुबे, हरजीत सिंह गिल, संदीप बनर्जी, सुमन मनोर, नरिंदर सिंह, राकेश सरकार, आदर्श राज, वकार कुरैशी, दानिश शमशाद, विनीत तिवारी, खालिद अंसारी, मनोज लुखार, मीता भट्टाचार्य जी, सोनू राजपूत, वरुण पांडे, नीरज सरताज, तौफीक रज़ा खान, गरेंद्र चौहान, इंद्रजीत सिंह, विक्रम झा, चंचल वर्मा, आईमान पटेल, नागेंद्र चावड़ा, खामकर दयानेश्वर, मोहम्मद इरशाद, वसीम खान, अक्षय सत्यम, अक्षय चौहान, मुजाहिद शरीफ, बिसंजीत भट्टाचार्य जी, विद्युत डे, अमितावा बनर्जी, रिकी बन्ना, मृत्युंजय कुमार सोनकर, मनु जोशी, राजेश रायसाने, अमित पांडे, मोहम्मद शकील, अनीता सपना रजिल वॉक, मनीष कुमार, भवानी सिंह, आकाश मौर्य, सुधीर शर्मा और मिथिलेश वत्स। तो इन लोगों ने, तमाम लोगों ने आपने जवाब दिए, ज़्यादातर लोगों ने सही दिए, कुछ लोगों के बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग थे, जो मैंने शुरू में बताया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और मुझे लगता है कि आज आपको जवाब पता चल गया होगा पूरा, जिन लोगों को नहीं मालूम था कि वकील में और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा तरुण वशिष्ठ, हार्दिक आनंद और भूपेंद्र सिंह ने भी मेल भेजा था।
टेस्ट मेल भेजा भूपेंद्र सिंह जी ने कि मुझे मिलता है कि नहीं मिलता। बिल्कुल मिल गया आपको। हार्दिक आनंद साहब का कहना है कि संडे बहुत बोरिंग गुजरता है, प्लीज़ आप संडे भी कहानी सुना दें। अब मैं संडे भी कहानी अगर सुनाऊंगा तो फिर घर में पिट जाऊंगा। एक दिन मौका मिलता है तो संडे रहने ही दीजिए। अब वैसे भी कहते हैं कि बीच में गैप होना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। और दूसरा यही मैंने फिर आपसे पूछा आज कि मैजिस्ट्रेट और जज में क्या फ़र्क होता है, ज़रूर बताइएगा। कल मैं बताऊंगा किन किन लोगों ने सही जवाब दिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।